में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता अरुण सिंह सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के भोजराज सिन्हा जी और हमारे सीओ यशोवर्धन उमंग जी। हमारे इस चर्चा का विषय है जो घोषणा पत्र है दोनों पार्टियों के, उस पर हम चर्चा करने के लिए आज हाजिर है। हमारे स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा आरंभ करते हैं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो चर्चा में शामिल हुए भोजराज जी, उनसे यशोवर्धन जी सवाल करेंगे और मैं चूंकि कांग्रेस से मैं करूंगा तो मेरा सबसे पहला सवाल भोजराज जी से है कि ऐसा क्या है आपके घोषणा पत्र में कि जनता आपको वोट करेगी। निश्चित सर्वप्रथम इंडियन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस प्रकार से मुझसे पूछा कि ऐसा हमारे घोषणा पत्र में क्या है कि जनता हमारे साथ में हमारे पे विश्वास करेगी, हमारे साथ में मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी को पूरा देश देख चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। इस 3 माह के कार्यकाल में जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ और जहां जहां हमारी सरकार बनी, हमने पूरे मोदी जी की गारंटी के तहत में हर योजनाओं को साकार किया। पहला, चूंकि हमेशा मोदी की गारंटी और मोदी जी जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और बाकी सब्जेक्ट में चर्चा नहीं कर रहे, धर्म की चर्चा कर रहे, राम मंदिर की चर्चा कर रहे, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारों की बात नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए सतीश जी, आपको मालूम होगा कि इस 10 साल के अंदर में कौशल यूनियन के तहत में पूरे भारतवर्ष के लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया गया। हर शहर में, देश के कोने कोने के सभी शहरों में कौशल यूनियन की ट्रेनिंग दी गई और उनको लोन दे करके उनके रोजगार आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। और आज बेरोजगारी दर कहीं ना कहीं बहुत कम है और हर शिक्षित बेरोजगारों को कौशल यूनियन के तहत में उनके कौशल प्रशिक्षण दे करके, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उनको रोजगार लोन दे करके प्रधानमंत्री जी ने ठेला खुमचे से लेकर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं तक को काम देने का कार्य किया है। मैं आपसे फिर से मेरा सवाल है कि आपने कहा बेरोजगारों को रोजगार मिला, तो आपने देखा होगा बिहार और अन्य राज्यों में लगातार बेरोजगार प्रदर्शन करे, रेल ट्रैक को जाम किए, कई आंदोलन किए, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे। तो इस लोकसभा में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेरोजगारी में जरूरी नहीं कि हर परिवार को, जैसे आप और हम ही हैं, मैं अपने परिवार में, मैं अपने मुखिया हूं, मेरे 2 बेटे हैं, मैं अगर चाह करके भी सोचूं कि मैं उनको गवर्नमेंट जॉब दे दूं तो संभव नहीं। मैं उनका कौशल यूनियन करूंगा, उनको प्रशिक्षण दूंगा ताकि उनका रोजगार चले, उनको आत्मनिर्भर बनाऊं। और देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर में एक सर्वमान्य बन करके, एक पिता तुल्य बन करके पूरे बेरोजगार युवाओं के लिए और पूरे देशवासियों के लिए सोच रहे हैं और बच्चों को कौशल यूनियन के तहत में रोजगार दे करके उनको मजबूत बना रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र है, क्या उससे बेरोजगारी दूर होगी? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी की गारंटी है और आगामी पंचवर्षीय कार्यकाल में निश्चित बेरोजगारों के ऊपर में बहुत बड़ा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत में और कौशल को लेकर के बहुत बड़ी योजना है। मोदी जी की गारंटी है, सब लागू होगा। फिर से आपको रोकना चाहूंगा कि आपने केवल योजना बता रहे, आपको आप पीछे लिए चलते हैं, पास्ट में लिए चलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काला धन वापसी की बात कही थी, लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करने की बात की गई थी। काला धन वापस आएगा, तो न काला धन वापस आया, ना लोगों के खातों में पैसे पहुंचे। तो क्या वो भी योजनाएं थी, केवल घोषणाएं थी, पूरी नहीं दिखी? देखिए सतीश जी, फिर मैं बात कर रहा हूं, इस राज्य के अंदर में सन 2014 से लेकर के सन 2024 तक लगभग 9,000 करोड़ लोगों के घर में घर घर शौचालय, हर घर शौचालय की योजना बना करके उनको निःशुल्क शासन के द्वारा पूरे अमाउंट के साथ दिया गया। 4,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास किसको बोलते हैं, एक परिवार को 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा, 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए उनके खाते में जा रही है। ऐसी कौन सी देश की सरकार है जो आज देश की आजादी से लेकर के अब तक दिया करती थी? इतनी बड़ी योजना कब वापस आएगा? देखिए, काला धन का जो, काले धन की जो बात है, काले धन में आप देख रहे हो कि जगह जगह पे छापे मारे जा रहे हैं,
जगह जगह में। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने छापे की बात करी तो छापे उन्हीं क्या पड़ रहे जो बीजेपी के सदस्य नहीं है या बीजेपी के नेता नहीं है। आप पीछे जाइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, व्यापार हैं। नाम बताइए देश के किसी भी एक नेता का जो बीजेपी के या ईडी हो या सीबीआई हो या आईटी हो की टीम बीजेपी के नेता कहीं पे भी देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार की पक्षपात नहीं की जा रही है। जहां भी सीबीआई हो, चाहे जहां भी ऐसी जो संस्था हो जहां छापा मार रही है, जहां पुख्ता मिल रहा है, आप देख रहे होंगे, आप इस शहर के प्रबुद्ध मीडिया में से हैं, आप देख रहे होंगे बीजेपी और कांग्रेस बहुजन समाजवादी पार्टी वाली बात, जो करप्शन करेगा उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ेगा, जो करेगा उसके यहाँ ईडब्ल्यू का छापा पड़ेगा, जो करप्शन करेगा उसके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ेगा। आपने कहीं करप्शन जो करेगा उसके यहाँ छापा पड़ेगा। आपको अभी ताजा स्थिति में हम आपको ले चलते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा के उम्मीदवार है महंत जी, जो क्या उनका नाम भूल रहा हूं, महंत जी, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी क्योंकि ईडी में उसके लिस्ट में नाम था उनका, लेकिन जैसे बीजेपी में शामिल हुआ लिस्ट से नाम गायब हो गया। तो ये पक्षपात नहीं है। अगर इतना ही भय था तो मुख्यमंत्री जी को भी कर लेना था। मुख्यमंत्री जी को भी अगर ज्यादा भय है तो कर लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी से बड़ा भ्रष्टाचार कौन था यहाँ? भूपेश बघेल से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन था? अरुण जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्या इनकी बातों में कितनी सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडियन न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि पूरे देश भर की मीडिया में ये पहला कार्यक्रम है जिसमें कि मुद्दों की बात हो रही है और घोषणा पत्र और संकल्प पत्र और न्याय पत्र और मुद्दों पे बात हो रही है। ये एक ऐसा विषय है जो कि वर्तमान में हो या भविष्य में चुनाव में बहुत अहमियत रखता है, जो कि जनता के हितों से जुड़ी हुई बातों को लेकर हम मैदान में आते हैं। पर पिछले कई वर्षों से एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि मुद्दे छोड़कर हम ऐसे विषयों में लोगों को उलझा देते हैं जिसका कि ना आम जनमानस से कोई लेना लादना होता है, ना युवाओं से लेना लादना होता है, ना महिलाओं से लेना लादना होता है, ना बेरोजगारों से कोई मतलब होता है, ना ही किसी प्रकार से हमारी सेनाओं से मतलब रहता है। तो ये एक ऐसा विषय है कि जिसे कि हम जरूर चाहेंगे कि ऐसे मुद्दे लगातार आपके माध्यम से होते रहे। मेरा ये कहना है कि जो जनता के बीच में हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारा न्याय पत्र लाया है, वो न्याय पत्र आज तक के जितने आज़ादी के बाद से अगर न्याय पत्र की बात करूं, इससे बेहतर न्याय पत्र या इससे बेहतर घोषणा पत्र या इससे बेहतर जनता के लिए कोई भी हमारे द्वारा नहीं जारी किया गया। क्योंकि आपने कहा है हाथ बदलेगा हालात, बिल्कुल, तो ये हाथ के हालात बदलने के लिए या हाथ कैसे हालात बदलेगा लोग? देखिए, हाथ बदलेगा हालात, इसका मतलब है कि हर हाथ में रोजगार होगा, हर हाथ में नगद होगा, हर हाथ में काम होगा, हर हाथ में भगवान के प्रति आदर होगा, हर हाथ में एक दूसरे के पीठ के ऊपर हाथ रख के सहयोगात्मक रवैया होगा। तो हाथ का मतलब यही है कि हम देश में समरसता का माहौल, सामंजस्य का माहौल और साथ ही साथ सशक्तता लाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए जो पिछले आजादी के बाद से किए गए प्रयास है उसको आगे बढ़ाने का हाथ होगा। क्योंकि आप लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जातिगत तुष्टिकरण करती है, पर आप लोग जातिगत जनगणना क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इससे पहले भी जनगणनाएं हुई हैं और इसके बाद भी अगर ये जातिगत जनगणना की बात है तो जातिगत जनगणना करने का तात्पर्य यह है कि इस गणना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश में किस वर्ग की आबादी कितनी है। क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अन्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में स्थानीय स्तर पर कराए हैं ताकि जो जिस कास्ट का है और जो कास्ट का रिजर्वेशन का जो फार्मूला है उसके साथ इसको मैच किया जा सके। और रही बात, मैं आरक्षण वाली बात पे करना चाहूँगा कि आरक्षण ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको कि उस समय संविधान में ये बोल के लाया गया था कि समय के हिसाब से इसको परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप दोनों से सवाल और रखना चाहूंगा। आप दोनों से सवाल है कि हमेशा आज 70 साल हो गए, देश आजाद हुए, कांग्रेस की सरकार रही है, हमने मोदी जी की सरकार अभी देख रहे हैं, तो दोनों सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी। पहला सवाल आपसे, उनके बाद भोजराज जी से। देखिए, नारों के साथ साथ आपको क्रियान्वयन की भी जरूरत पड़ती है। नारा तो एक तरह से होता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए। गरीबी कैसे नहीं हटी आप ये मुझे बता दीजिए। जब देश आजाद हुआ और उससे पहले 600 प्लस 200 साल 800 साल हमने गुलामी झेली,
मुगलों की गुलामी झेली, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी झेली। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास अपना खुद का व्यवस्था कुछ नहीं था। हमारे पास मात्र और मात्र 20 टैंक थे जो कि सेना के पास थे, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास किसी तरह का जो असला होना चाहिए, बारूद होना चाहिए, हमारे पास नहीं था। हमारे पास सुई बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी, हमारी सुई भी विदेशों से आती थी, ये तथ्य है। और हमारे पिताजी आज 85 साल के हो गए, उन्होंने 3-3 युद्ध लगातार अपने लड़ाई में शामिल हुए, फौज में रहे, तो हम उनसे सुनते भी आ रहे हैं कि उस समय सेना के क्या हाल थे। तो देश ने धीरे धीरे उस नींव को तैयार किया। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए नेहरू जी, उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद लगातार जो भी प्रधान, उसके बाद अटल जी। मैं किसी भी सरकार को इसलिए दोषी नहीं बनाता कि जब हमारे पास जमीन है पर हमारी नींव नहीं है तो बिल्डिंग कहां से खड़ी होगी। आज जो भी सरकार काम कर रही है उसी नींव पे कर रही है, इसलिए किसी का दोषारोपण करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी समाज में आप वास्तविकता से दूर भाग नहीं सकते। यही सवाल भोजराज जी आपसे भी है। कई सरकारें आई, अभी भी सरकार है, और हमेशा एक ही नारा होता है, गरीबी हटाओ और मुफ्त में लोगों को जो राशन की बात हो, आपकी घोषणा संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, या और मुफ्त में महतारी वंदन योजना, आप 1000 रुपये मुफ्त में दे रहे हैं महिलाओं को। तो ये मुफ्त वाली बात कब खत्म होगी, देश का विकास कब होगा? देखिए, आप सुरक्षा की बात पहले करते हैं। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले जब हमारे सैनिकों को हमारे ही देश में बाजू वाला देश पाकिस्तान आकर के मारता है, हमारे सैनिकों की मुंडी काट दी जाती है। मध्य प्रदेश के एक जिले के एक सैनिक, हमारे यादव परिवार का सैनिक था, जिसके मुंडी काट करके फुटबॉल खेला गया था। 2014 से लेकर 2024 तक आपने देखा होगा सुरक्षा की दृष्टि से भारत बहुत मजबूत हुआ है। पूरे देश ने देखा है, कश्मीर का विकास देखा है, पाकिस्तान की पिटाई देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा है। आज हमारे पास, हमारे सैनिकों के पास इतने अच्छे अच्छे हथियार हो गए हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से आज पूरे भारत के 140 करोड़ की जनता बड़े चैन और आराम से सो रही, क्योंकि सबको मालूम है देश के सैनिक मजबूत हो गए, देश की राष्ट्र मजबूत है, क्योंकि मोदी जी का सहारा है। मोदी जी स्वयं नजर लगा के रखे हैं कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई भी बम कांड या कोई भी किसी जगह में कोई सार्वजनिक ऐसी कांड ना हो। और आज 10 साल के अंदर में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, जो आज सुरक्षा को इतना मजबूत करके रखे हुए हैं। आप देखे होंगे पाकिस्तान के अंदर में ऐसा ही कि लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कौन मार रहा है। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से बात रही। बात आ गई गरीबी पे, अन्न पे। आप देखे होंगे 2014 से लेकर 2024 तक जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी या गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, तब तक विकास हुआ है। आज प्रत्येक परिवार के सुरक्षा से लेकर के उसके इलाज तक का पैसा प्रधानमंत्री जी एक एक परिवार का आयुष्मान के तहत में इलाज का पैसा आपको दे रही है। आप आरटीई के तहत शिक्षा का जो अधिकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की दी हुई सरकार का है। आज गरीब जो मजदूर जो कमाता है, आज उसके परिवार जब दिन भर कमाने के बाद जब आता है तो जो उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए नहीं आता, आज फ्री में अनाज पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने आयुष्मान की बात करी, क्योंकि आयुष्मान से कई हमने खबरें प्रसारित की हमारे चैनल के माध्यम से। तो आयुष्मान में जितने भी जो कॉर्पोरेट घराने के अस्पताल है, वहां पर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। जो हितग्राही है उनको लाभ ना मिलकर कॉर्पोरेट घरानों के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हो कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, तो हमेशा आरोप क्यों आता है अडानी और अंबानी, ये नाम क्यों आते हैं, आप बताइए। देखिए, आरोप लगाने वाले का काम है आरोप लगाना। अडानी जी और अंबानी जी 2014 के बाद पैदा नहीं हुए। अडानी जी और अंबानी जी 2000 पहले से पैदावार है, उनको वो पहले से पूंजीपति और वो लगे हैं। विपक्ष आरोप लगा रही है, अडानी जी, अंबानी जी और मोदी जी आरोप के साथ साथ में प्रूफ करें ना, हमारे किसी भी अधिकारी पे, हमारे किसी भी नेता पे, हमारे किसी भी मंत्री पे, हमारे किसी भी प्रकार के आप साक्ष्य के साथ पेश करिए ना। आरोप लगाना अपनी जगह काम है। आपके एक प्रत्याशी, छत्तीसगढ़ के एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद ईडी में नाम कट जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा आरोप है और ऐसे नहीं है, अगर ऐसा है तो विपक्ष के साथियों को और कांग्रेस के लोगों के, अन्य दल के लोगों का अधिकार है उसके खिलाफ में शिकायत करे, उसके खिलाफ में जांच बिठाए, और जो साक्ष्य होगा ईडी, सीबीआई
चाहे EOW सब जांच करेगी उसके खिलाफ में, अगर वो दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सिसोदिया जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि भोजराज जी ने कहा है कि जांच होनी चाहिए, विपक्ष इस पर ध्यान नहीं दे। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास कि भ्रष्टाचार की तलवार लेके वो पूरे देश में घूमते हैं और विपक्षियों के गले पे लटका के रखते हैं, और जैसे ही वो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है वो पूरा मोदी वॉशिंग पाउडर से साफ हो जाता है। उसका उदाहरण मैं बाकायदा नाम के साथ, तथ्यों के साथ देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी, जिनके ऊपर बहुत बड़ा घोटाले का आरोप लगा, CBI ईडी की जांच हुई और उनको बाद में शिवसेना से तोड़ा गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज जांच जो है ठंडे बस्ते में चली गई है। ऐसे ही अजीत पवार जी हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा, उनके ऊपर वाटर स्कैम और दुनिया भर के घोटाले की बात आई और उसके बाद उनको भी NCP से तोड़ा गया, उनको भी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे ही हेमंत विश्व शर्मा जी आसाम के मुख्यमंत्री बने। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के वो नेता होते थे तो उनके ऊपर आरोप लगा ED CBI का, उनके ऊपर जांच बिठाएगी। जल योजना के अंतर्गत उनके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगा और वो आज आसाम के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही हमारे चौहान साहब हैं जो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी में थे, उनके ऊपर लगा आपका शहीदों के आवासों के भ्रष्टाचार का आरोप। जब वो भाजपा में चले गए तो राज्यसभा चले गए। ऐसे ही इसी प्रकार से और भी जो बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन वो जब तक कांग्रेस या अन्य दल में रहते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगता है और बाद में भाजपा जाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं। और 3 नेता तो ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई टोटली बंद कर दी, उनको बाकायदा प्रफुल्ल पटेल हो और 1-2 और नाम है जिनको कि पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया। तो मेरा इसमें जो सबमिशन ये है कि भ्रष्टाचार एक तरह से बोल सकते हैं राजनीतिक हथियार है, जिस तरह से इनके पास धर्म एक राजनीतिक हथियार है। ना धर्म से लेना लाना भारतीय जनता पार्टी को है, ना भ्रष्टाचार से। सत्ता चाहिए थी, सत्ता मिल गई है, सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। आज मैं इसका आकलन करता हूं, आज हमारे देश की आजादी को लगभग 72-73 साल हो गए हैं। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं करती है, जो उस मुद्दों को उठाती है, वो किस तरह के मुद्दे होते हैं? 70 साल में क्या हुआ और अगले 25 साल में क्या होगा। लेकिन आप 10 साल में क्या किए या 10 साल में आपने किसको क्या दिया, उसके ऊपर में विषय नहीं बात करते। क्योंकि एक 10 साल का युवा 25 साल के सपने देखना अच्छा लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई आदमी सपने दिखा रहा है, बेटा तेरी नौकरी लगेगी, तो बेटा खुश हो जाता है, 25 साल बाद लगेगी। 70 साल पहले का इसलिए बताते कि वो 15 साल वाले जो बच्चे 18 के वोटर बने उनको 75 का पता ही नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, जानकार लोग हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को और उनके परिवार को मुसलमान बता देते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। आज लेकिन क्या है कि आज ये सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जिस तरह का जो आज पैटर्न चला है, आप जो दिखाएंगे निसंदेह वही दिमाग में जाएगा, ये आप मान के चलिए। और आप लोग इस चीजों में जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सभी चीज से जुड़े हैं, वो बहुत ही परिपक्वता के साथ अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक सपेरा आता है, मदारी आता है, बहुत अच्छा दिखाता है और लोग देखते भी हैं। लेकिन मैं अभी आप जैसे चैनल्स के कुछ साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि मैं इस लोकसभा में अब देखना शुरू कर दिया हूं कि अब जो है वो न्यूट्रल होने का प्रयास कर रहे हैं, कि न्यूट्रल होकर लोगों को समाचार दिखाने का प्रयास करें। जैसे राष्ट्रीय चैनल्स का भी बात करूंगा। इसमें एक चीज और जो भाई साहब ने कहा कि देश बहुत सशक्त हुआ, मैं बताऊं, मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा कि जो सेना है हमारी, जो अग्निवीर योजना लाई गई है उससे बहुत कमजोर होगी और हुई है। क्योंकि मेरा बेटा वर्तमान में एयरफोर्स में 12 साल से नौकरी कर रहा है और उसके साथ ये सब चीजें होती हैं और मेरे डिस्कशन में बातें निकल के आती हैं कि जो नए लड़के आ रहे हैं वो अपनी जॉब को लेके सीरियस नहीं है। अगर आदमी सीरियस नहीं है अपनी जॉब को 4 साल की नौकरी को लेके, क्योंकि 20 साल वाला अपनी जॉब को लेके अपनी नौकरी लेकर सीरियस रहता है कि मुझे पेंशन मिलनी है, लेकिन उसको मालूम है कि 4 साल में तुम निकाल दो या 2 साल में निकाल दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर उसको हम फायरिंग सिखा दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो हमारे समाज में 4 साल बाद, क्योंकि 100 में से 75 लोग निकलेंगे, 25 ही सेलेक्ट होंगे, ये वर्तमान का प्रावधान है। अगर 75 ट्रेंड आदमी समाज में जाता है, जिसको कि गन चलाना आता है, पिस्टल चलाना आता है, जो कि हर गुण में संपन्न है, अगर वो सकारात्मक रास्ते पे चला गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें से 10 भी नकारात्मक रास्ता अपना लेंगे तो वो समाज में नासूर बन जाएंगे। और दूसरा, देश की जो व्यवस्था है, जो बॉर्डर पे जिस तरह से आदमी का कमिटमेंट होना चाहिए, जिस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए, वो जो अग्निवीर है संभव ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक जो जिम्मेदारी का भाव जो होता है, जब आदमी दीर्घकालिक सेवाएं करता है ना, तो उसके अंदर एक भाव आता है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी आती है,
समाज के प्रति जिम्मेदारी आती है, अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी आती है। लेकिन शॉर्ट सर्विस जो करता है उसको मालूम है मुझे तुम कल निकालना है 4 साल बाद या आज निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजराज जी तो आप देखिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सम्मानी जी हमारे सिसोदिया जी ने एक शब्द बोले भ्रष्टाचार को लेकर के। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में अरुण सिसोदिया जी छाए हुए हैं। इनका आरोप, इनके अपने नेताओं पे आरोप है कि इन्होंने अपने पार्टी के फंड से भ्रष्टाचार किया है। इनके अपने मुख्यमंत्री और इनके अपने कोषाध्यक्ष ने पार्टी के पर भ्रष्टाचार किया है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये भ्रष्टाचार क्या है। यहाँ प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश की 140 करोड़ जनता के लिए सदैव तत्पर तैयार रहता है, सेवा के लिए तैयार रहता है। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं विपक्ष के साथियों को निवेदन करता हूं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से लेकर के बात करते हैं। मनमोहन सिंह का घोटाला सबको मालूम है, पिछले 2014 से पहले किसने, कलमाड़ी जी ने कितने खेल घोटाला किया था। घोटाले पे बात मत करे, घोटाले पे हमको ना बोले, क्योंकि यहाँ इस छत्तीसगढ़ के अंदर में स्वयं भूपेश बघेल पे कई घोटाले खुद उनके अपने कांग्रेस के साथियों ने लगाए। स्वयं अरुण सिंह सिसोदिया साहब ने, जो अपने मुख्यमंत्री के ऊपर में और अपने कांग्रेस की जो कोषाध्यक्ष हैं उनके ऊपर लगभग 6 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है, जिसकी शिकायत आप स्वयं राष्ट्रीय दल पे किए हैं। इनका आरोप यही है कि आपके दल में जुड़ने के बाद जिनके भी भ्रष्टाचार के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं वो साफ हो जाते हैं। भाई आप कर क्या रहे हो? उजागर करो ना, उसको लाओ सामने, भेजो जेल। सिसोदिया जी ने कहा कि महाराष्ट्र की बात कही और अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ की बात कही और मोदी वॉशिंग पाउडर बताया जो कि तो यहाँ पे आने के बाद सब अगर भारतीय जनता पार्टी में देखिए वॉशिंग पाउडर जो सिसोदिया जी के पास उन्होंने कर दिया। उन्होंने भूपेश बघेल जी को और यहाँ के अपने कोषाध्यक्ष के ऊपर जो 6 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया है, जो इनका वॉशिंग पाउडर काम नहीं कर पाया है। ये पहले अपने पार्टी को देखे, जो अपने फंड से जो 5 साल तो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में किए हैं। महादेव आईडी से लेके जुआ से लेके दारू से लेके सभी भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा छत्तीसगढ़ देखा, तब ये स्थिति आई है। दूसरी बात, स्वयं कांग्रेस के साथी, स्वयं आदरणीय सिसोदिया जी अपने मुख्यमंत्री पे और अपने कोषाध्यक्ष पे आरोप लगाते हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। उसको पहले धुलवाएं। व्यक्तिगत ना है, चूंकि वक्त हो चला, छोटे से ब्रेक का, हमारी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम पुनः दो हमारे जो गेस्ट पहुंचे हैं, अरुण सिंह सिसोदिया जी और भोजराज सिन्हा जी, इनसे फिर सवालों को घेरे में लेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या है घोषणा पत्र में। चर्चा कर रहे थे जितने घोषणा पत्र है, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताया और कांग्रेस ने न्याय पत्र बताया है, तो आपके जो संकल्प पत्र है क्या क्या है, उसमें संकल्प लिए है मोदी जी ने और आपकी पार्टी ने? देखिए, भारत के प्रत्येक शिक्षा से लेकर के रक्षा तक और किसान से लेकर के मैतारी बहनों तक तमाम प्रकार की योजनाओं का संकल्प भारतीय जनता पार्टी इस देश को आगामी सरकार देने जा रही है। और जिस प्रकार से किसानों को जो सम्मान निधि का जो कार्यक्रम वो है वो निरंतर जारी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक परिवार का बच्चा शिक्षित हो और शिक्षा अग्रसर हो, इसकी ओर मोदी जी का मेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फोकस है। मोदी जी की गारंटी है। महिलाओं को जो आरक्षण है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने से लेकर के तमाम प्रकार की योजनाएं इस संकल्प पत्र में है। प्रत्येक देश की हमारी योजना है लखपति दीदी बनाने की। हमारी योजना है बेरोजगारों को कौशल उन्नयन के तहत में रोजगार और गवर्नमेंट जॉब जो जितनी भी इसमें रहेंगे, जो जॉब खाली है सब में जॉब भारत सरकार देने का बाध्य है। किसान निधि बराबर रहेगी उसमें। जैसा आपने कहा कि 1 लाख रुपए हर दीदी को देने की योजना है, लखपति बनाने की योजना है, वो कैसे लखपति? देखिए, कौशल उन्नयन के तहत में और उनकी एनजीओ के तहत में उनको शिक्षित करके, उनको रोजगार दे करके, उनको व्यापार की ओर अग्रसर करेंगे, उनको कला दे करके, उनको जो भी होगा उनको वर्क दे करके स्किल डेवलपमेंट के तहत में उनको बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में महिलाएं सशक्त हुई, उसमें महिलाओं का निश्चित लखपति दीदी बनकर तैयार। वही कांग्रेस का भी है, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को। तो ये आप लोग बिना स्किल के देंगे, फ्री में देंगे, जैसे भाजपा स्किल के साथ दे? देखिए, सबसे जरूरी विषय क्या होता है कि इस लोकतंत्र में, इस देश में 3 ऐसे जो वर्ग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक युवा है, दूसरा किसान है और तीसरा जो है आपका महिला है। हमारी सरकार ने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में स्पष्ट शब्दों में लिखा है
कि हम महिलाओं के लिए भी 50% आबादी जो है उसको अधिकार देंगे, चाहे वो 1 लाख रुपए उनको सालाना देकर हो, चाहे युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से जो रोजगार का प्रशिक्षण साथ साथ मानदेय देकर। ये कांग्रेस पार्टी की पिछले शुरू से ये नीति रही है और योजनाएं रही हैं कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, कोई भी एक उम्र के बाद अप्रेंटिसशिप का एक प्रावधान था और उस प्रावधान के तहत आपको अगर 5,000 की आगे भविष्य में नौकरी लगनी है तो 1,000-1,200 अप्रेंटिस के साथ, क्योंकि आपका भी एक अनुभव है सभी लोगों का, तो उनको एक मजबूती प्रदान करने के लिए वो एक तरह इस देश की 50% आबादी महिलाओं की है, जिसमें 68 करोड़ महिलाएं यहाँ की है। और 68 करोड़ महिलाओं को अगर 1 लाख रुपए आप देना चाह रहे हैं तो 68 लाख करोड़ रुपए होता है। और देश की कुल आय जो है वो 48 लाख करोड़ रुपया है। आप ये पैसा लाएंगे कहां से? हम लोग 48 करोड़ रुपया, 48 करोड़ रुपया, 48 लाख करोड़ रुपया यहाँ का पूरे भारतवर्ष का बजट है और 68 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दे करके आप गुमराह करना चाह रहे हैं। जनता का पैसा 48 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कहां से लाएंगे? भाजपा के जैसे 48 लाख करोड़ भारत की आय है, 48 करोड़ भारत की आय है, 48 लाख करोड़ रुपए भारत की आय है, 68 करोड़ रुपए अगर लाख करोड़ रुपए महिलाओं को देंगे तो 20 करोड़ लाख करोड़ कहां से आएंगे? उसके बाद जो किसान की जो बात है, और रही बात किसान की बात कर रहे हैं, जब आप 48 लाख करोड़ रुपए 68 लाख करोड़ दे रहे हो, फिर किसान के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए कहां पैसा बचेगा आपके पास? किसान का कौन सा बॉन्ड जारी करेंगे? पूरे देश में लागू करने की बात है। छापेंगे क्या? किसान का एमएसपी अगर पूरे देश में कानून बनकर लागू, कांग्रेस झूठ फैला रही है, किसी महिला को 1 रुपए नहीं मिलेगा। जिसपे सरकार ने 500 रुपए देने की बात की थी, गंगा जल उठाई थी, कौन से महिला को 500 रुपए 5 साल में मिला है? किसान का इस शहर के इस राज्य के अंदर में 5 साल में कांग्रेस ने किसको व्यापार दे दिया है? कितने लोगों को नौकरी दे दी है भूपेश सरकार ने? बोलने से महादेव आईडी का व्यापार मिला इस शहर को, गोबर के भ्रष्टाचार का रोजगार मिला इस शहर को, नगर निगम को बेचने का आरोप मिला इनको, नगर निगम का पैसा खाने का आरोप मिला राज्य सरकार को। आप दिए किसको? आपने दिया किसको? आपने 1500 महिलाओं को देने की बात की थी पेंशन, विधवा महिलाओं को पेंशन देने की बात की थी। किस विधवा महिला को 1500 रुपए कंपनियों को हम बेच नहीं, आपने पूरे राज्य को बेचा है। नगर निगम की संपत्ति बेचकर राज्य सरकार पे पैसा करके पूरे नगर निगम अपने आप एक सरकार होती है, नगर निगम का पैसा खाने का काम किए भूपेश सरकार। आप राज्य की बात करते हो, देश की बात करते हो, विकास की बात कर रहे हो आप। अरुण सिसोदिया जी, इतना गंभीर आरोप लगाया सिन्हा जी ने, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा 3 विषय पे मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहली बात यह है कि झूठ को जितना जोर से बोलोगे, बार बार झूठ कभी सच कभी धीरे नहीं बोलता। इनके नेता खुद सच कभी धीरे नहीं बोलता, सच कभी धीरे नहीं बोलता, सच कड़वा होता है, तेज होता है, खुद इस बात को बोलता है, सच तेज होता है। दूसरी बात, जब अगर देश को और समाज को मजबूती देनी, क्यों चले गए यहाँ के विधायक? युवा को क्यों नहीं लड़ी वो पाटन से लोकसभा क्यों नहीं लड़ी भूपेश बघेल? युवा को और महिला को गृहमंत्री, अगर युवा और किसान महिला की मजबूती अगर की जाए, कोई महिला को कोई रोजगार नहीं मिल पाया। आपने सिर्फ महिलाओं के साथ छल किया है। हमारी पार्टी ने, एक सेकंड, आपने सिर्फ छल किया है। छत्तीसगढ़ की जनता की, देश की बात तो छोड़ दो। आपने पार्टी ने जिस तरह से घोषणा की कि किसान का सिर्फ कर्जा घोषणा है, और लोग हंसते थे कि किसान का कर्जा कहां माफ होगा, किसान को एमएसपी कहां मिलेगी, इस सरकार ने करके दिखाया। वो कर्जा नहीं था, वो भाजपा के कार्यशैली का परिणाम था, उनको लोन दिया गया था। हमने वो ट्रेंड को साबित मेरा दिया हुआ पैसा आप माफ कर दीजिए। आपको राजनीति करनी पड़ेगी, इनको मजबूर कर दिया, किसानों को मजबूर कर दिया आपने, किसानों को मजबूर किया है आपने। उनका एक भी पैसा समय पे आपने नहीं दिया है, खाते के पैसा समय में उनको नहीं डाला है। आज भाजपा की सरकार पैसा लिए हैं, 1,45,000 मीट्रिक धान खरीदी है, और यहीं के लोग वारदाने के लिए तरसे, किसान वारदाने थे कि किसानों को उपलब्ध नहीं करा पाए थे। आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने आरोप तो कांग्रेस पे लगा दिया, कांग्रेस ने बीजेपी पे आरोप लगा दिया। जिस प्रकार अगर किसानों की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो साल भर किसानों को आंदोलन। देखिए सतीश जी, आपको बता रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ के 3 माह के अंदर में इतिहास होगा। 1,45,000 टन मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदी है, इतिहास होगा। किसी को वारदाने के लिए नहीं सुनिए ना सर, नहीं मुझे मेरी भी बात सुन लीजिए। आप देश की किसानों की बात करो, आप छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करिए, देश का अपने आप आपको मिल जाएगा। एक भी किसान को वारदाने के लिए भटकना नहीं पड़ा,
और पूरा धान लेते ही साधा गोदाम से पूरा धान उठा लिया गया। चलिए अब मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। देश में 1 साल से ज्यादा किसानों ने आंदोलन किया एमएसपी को लेकर, प्रधानमंत्री चुप रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर बेरोजगारी की हम बात करें तो बेरोजगारी आपको भी दिखता है कि किस कदर जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा परेशान है, वो कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मोदी जी ने बार बार कहा है कि रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, पकौड़े बना के दुकान खोलो, ये भी कहा है उन्होंने, चाय बेचो। तो क्या अगर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या और कोई स्किल में निपुण है, कुशल है, तो क्या उसके पढ़ाई का औचित्य क्या होगा? देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फुटकर से लेकर के गली गली में, खोमचे में ठेले चलाने वाले प्रत्येक व्यापारियों को स्किल डेवलप के लिए, उसके व्यापार के लिए 20,000 से लेके 50,000 रुपए और 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन देने का कार्य अगर किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया है। प्रत्येक बेरोजगारों पे नजर, प्रत्येक इतनी बड़ी देश 1 करोड़ 40 लाख की जनता के बीच में जाकर के पूरे बेरोजगारों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के चलना, ये अगर कोई किसी ने करके दिखाया इस पूरे राष्ट्र में तो देश का गौरव बढ़ाने का काम किया तो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और निश्चित उनके समय में आने के बाद लोग बोलते हैं राम मंदिर, राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर भी बनाया है, 3 तलाक भी लाए हैं, और कश्मीर में पत्थरबाजों को हटा करके आज पूरे कश्मीर शांति से रहने का काम अगर किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। बात कर रहे हैं कश्मीर की, कश्मीर पे इनके पास प्रत्याशी नहीं उतारने के लिए, और बात कर रहे हैं कश्मीर की 370 हटाया, आप देखेंगे राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम आप देखेंगे, इसमें राम मंदिर बनाया अच्छा किया, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या अच्छा हो गया? राजीव गांधी जी आमंत्रण देने के बाद भी राम मंदिर में कोई कांग्रेसी नहीं गया, खुलवाने का कोई कांग्रेसी राम मंदिर में नहीं गया। देने के बाद भी, राष्ट्रीय निमंत्रण देने के बाद भी कोई नहीं गया। कोई अगर नाटक करने का दिखावा, अरे नाटक तो 70 साल से हुआ है, काम तो हो रहा है। अमित शाह नाटक 70 साल से हुआ है, काम अभी हो रहा है। अरे काम तो, राम मंदिर 500 साल से हिंदुओं की आस्था का केंद्र था राम मंदिर, आज भी है, कल भी रहेगा। उसको आप बदल क्यों नहीं गए फिर कांग्रेसी वहां? क्यों नहीं गए सोनिया जी वहां पे? क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहां पे? क्यों नहीं गए आपके? जाना नहीं जाना अलग विषय है। ये कौन सी बात हो गई? आप हमेशा हिंदू विरोधी, हिंदू बात कर रहे हो। देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ 40 लाख चल रही है। 1 करोड़ 40 लाख की जनता के साथ चल रही भारत सरकार। मोदी जी की सरकार 140 करोड़ जनता की सोचती है। आप सिर्फ धर्म की बात करते हो। खाली धर्म के बोल दीजिए कि आप हिंदू धर्म के साथ में नहीं है, बोल दीजिए आप खुद हिंदू है। बोल दीजिए हिंदू धर्म की, किस धर्म की बात कर रहे हो? कौन से ऐसे धर्म की बात करना चाह रहे हो? किस धर्म की? आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अब धर्म की बात आ रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी यूसीसी लागू करके जो मुसलमानों को देश में पनाह देने की बात कर रहे हैं, उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, क्या फायदा होगा उससे? निश्चित आप उसको यूनिफॉर्म कोड का पढ़िएगा, लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार के, किसी भी यहाँ पे रहने वाला कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, आप पढ़िए तो सही उसको। एन चुनाव के समय ये बात करने का उचित समझ लीजिए। देखिए एन चुनाव विपक्ष के पास मुद्दा है नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा है नहीं। ट्रिपल तलाक पे एक शब्द नहीं बोलेंगे ये कि मोदी जी ने ट्रिपल तलाक देकर के मुस्लिम महिलाओं को मजबूत करने का कार्य किया। आज प्रधानमंत्री जी स्वधन योजना के तहत में, जनधन खाता के तहत में किसी मुस्लिम महिला का अकाउंट नहीं खोलता था, प्रत्येक महिलाओं को सक्षम बनाने का कार्य किया है मोदी जी ने। खाता की आपने बात करी, जनधन में पैसे आने वाले थे 15 लाख रुपए प्रत्येक जनधन खाते में। लोगों ने लाइन लगाई, वो जुमला था भाई। ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, ये विपक्ष के लोगों ने कहा है जो सदैव इस देश को बांटने का काम किया है। इन्होंने सदैव देश को बांटने का काम किया, ये इन्होंने कहा है। 1971 में देश की लड़ाई लड़ी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, और उसके बाद हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हमने बांटा नहीं, हमने देश को मजबूत किया। हमने कारगिल के युद्ध में हमारे सेनाओं ने, हमारे सेना ने कार्यक्रम किया। 1965 में अब ये नहीं बोलेंगे आपके संपत्ति का आधा पैसा मरने के बाद आपका पैसा, आधा पैसा हमारी सरकार लेगी, ये घोषणा पत्र में नहीं बोलेंगे। ये किसी का पैसा आपने घोषणा पत्र पढ़िएगा, पढ़ लीजिए तो सामने पढ़ लीजिएगा। ये मुद्दे विहीन बात कर रहे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे बहुत है। ये इन लोग मंगलसूत्र वाली बात नहीं है, आपके पास मुद्दा ही नहीं है। हिंदू आप लड़िए ना, आप पार्टी से लड़िए, आप जनता के बीच जाकर के अपनी बातें रखिए।
आप जनता के पास जाइए, आप जनता के पास जाइए, अपने प्रस्ताव को रखिए, आप जनता के पास जाइए, अपना प्रस्ताव रखिए, आप जनता के पास जाइए, अपनी बातें रखिए, अपनी झूठी बातें मत रखिए, अपनी झूठी बातें मत रखिए। आपने मुद्दों की बात की, आप लोग चूंकि विपक्ष में हैं, आपने 10 साल में किन मुद्दों को उठाया अडानी अंबानी को छोड़कर? देखिए, सारे मुद्दे उठाए गए, चाहे वो कोई अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का इनके पास कुछ है नहीं तो क्या उठाएंगे? सुनिए ना, जब प्रश्न का उत्तर बढ़िया सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। किसानों की जहां तक बात है, किसानों को जो एमएसपी के कानून की बात हम लोग पूरे देश भर में लागू करने की आज हमारे घोषणा पत्र में भी है। किसान पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पे आके अपनी बातों को लेके बैठे हुए हैं और किसानों को उस समय आश्वस्त भी किया गया कि आपके ये 3 कानून हम रद्द कर देंगे, आपके हिसाब से हम कानून बनाएंगे। लेकिन चुनाव आ गया, फिर से लोकसभा आ गए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया किसानों को कि हम 3 कानून रद्द कर देंगे, लेकिन नहीं किया। सेकंड, अग्निवीर जो बात आई, अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा था जिसको कि मैं इसलिए बड़ी बात महसूस भी करता हूं कि मेरे फादर आर्मी में रहे, मेरे बड़े भाई आर्मी में रहे, मैं आर्मी में रहा, मेरा बेटा एयरफोर्स में। ये अग्निवीर हमारी देश की सेनाओं को कमजोर करेगी और ये कहते हैं कि देश की सेनाओं को पैसा देने को नहीं है, इसलिए हम अग्निवीर 4 साल वाला लाएंगे। ये बहुत सोचने का विषय है कि अगर राष्ट्र कमजोर होगा तो कोई दल कितना भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसके राजनीति करने से कोई औचित्य नहीं है, उसको राजनीति बंद कर देंगे। आपके बोलने से देश कमजोर नहीं होगा। रही बात मोदी, मैं इनकी बात कर रहा हूं, 543 सीट है लोकसभा की, आप सरकार बनाने की बात करते हो, कितने में लड़ रहे हो बता दो आप? 233 में चुनाव लड़ रहे हैं, 233 में चुनाव लड़ रहे हैं, 233 में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, गठबंधन की सरकार किसको लेके चलेंगे? अरे 233 की में चुनाव लड़ रहे हैं, 233 में चुनाव लड़ रहे हैं, 233 में चुनाव लड़ रहे हैं, देश में सरकार बनाने की बात करते हैं। ये इन्होंने एक आरोप लगाया 233 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, निसंदेह राजनीति में अगर जब आप बात करते हो, अरे मैं आपको बोल रहा हूं 233 में कहां से सरकार बनाएंगे? अब जब हमारी बात है गठबंधन के साथ की है, चाहे वो एनडीए के, इन्होंने अपना एक चेहरा बना के रखा हुआ है, इनके पास डिसाइडेड चेहरा है। झूठ की सरकार गई है, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने 70 साल तक खून लूटा है, अब देश जान गया है कि अब तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है 543। दूसरा रही बात कैंडिडेट नहीं 543 हमारे इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है, हमारा मजबूत स्थिति में हम हैं, इसको कहां से मजबूत में लड़ रहे हो? और अगर 233 में लड़ रहे हो, 40 के 40 चुनाव जीते हो आप, 40 में जीते हो। सारे इंडिया गठबंधन के लोग बैठ के तय करेंगे कि किसको बनाना, और बनाना देश हित में जो भी काम करेगा उसको बनाना चाहिए। क्योंकि वायनाड में वोटिंग हो चुकी है, क्या लगता है वायनाड का? 100% राहुल गांधी जी लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो रायबरेली में दोबारा सीट कांग्रेस ने क्यों दी उनको? देखिए, पारंपरिक सीट है राहुल गांधी जी की और उनके परिवार ने लगातार, अभी तो 5 जगह से भी लड़ेंगे अगली बार, वहां पे तो 2 हुए ना, अगली बार 5 से लड़ेंगे। वहां पे लड़ने के लिए वहां उनकी भूपेश बघेल जी अपने 5 से भी लड़ाएंगे, उनको आने वाला विधानसभा है वहां के लोगों की, इसलिए वहां से चुनाव लड़ेंगे। और ये रायबरेली में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े? अमेठी भी तो उनके घर की सीट है। और वायनाड से चूंकि अगर अमेठी से क्यों नहीं लड़े? तो पूर्व सांसद रहे, क्यों नहीं लड़े अमेठी से? क्या होगा? देखिए, ये तो लोग, मैं बोल रहा हूं अमेठी से क्यों नहीं लड़े? अमेठी तो उनकी सीट है ना, है कि कोई भी व्यक्ति 2 सीटों तक चुनाव लड़ सकता है, उस संविधान की व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं और बेहतर परिणाम देने के लिए राहुल गांधी जी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार करीब 400 पार, क्या गठबंधन के 400 के साथ 400 पार कि केवल बीजेपी? 370 भारतीय जनता पार्टी और बाकी 400 पार का जो है वो एनडीए सरकार। हमारे पास 370 कैंडिडेट हम चुनाव जीत करके आ रहे हैं, 370 भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि देश में 370 हटाने का कार्य हुआ है, तो 370 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जो असंतुष्ट लोग हैं अन्य दलों के, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही है। जो भय और भ्रष्टाचार में जो लिप्त है वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं भाजपा में। जिनको अगर लग रहा है जो ज्यादा राजा हरिश्चंद्र वाली पार्टी बन रही है, उसकी जांच करवाए, उसके खिलाफ बैठे, शासन में बैठे, रोड में बैठे, जमीन में बैठे, हड़ताल करिए, खोद करिए, स्थिति होने वाली है, करिए आप। जो दूसरे, लेकिन आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना कि वो ऐसा है जो हमारे पास है, दूध का दूल्हा, जो नहीं था वो चले गया, वो बेईमान चले गया, से भाजपा में ऐसा कौन सा जगह है जिसमें लोग सारे पद पाएंगे? भोजू भाई को फिर संघर्ष करना पड़ेगा, इनका भोजू भाई सक्षम है, भोजू भाई सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सब्जी बेचने वाले के बेटे को इस शहर के अंदर में कबाड़ी का बीनने वाले लड़के को, पेपर का वेंडर जोन बनाने वाले को नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष बनाया। मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने पार्टी से।
लेकिन इतना कचरा मत इकट्ठा करिए कि खराब हो जाए। कचरा इस नगर निगम में इस राज्य ने कितना इकट्ठा किया, इस देश ने कितना इकट्ठा किया 70 सालों में, सबको मालूम है। पार्टी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के न्याय पत्र की हम बात कर रहे हैं, और चूंकि जनता हमको लाइव देख रही है तो व्यक्तिगत पे ना आए, चूंकि अब भारतीय हम कांग्रेस के ऊपर जाते हैं। कांग्रेस इतने साल राज करी और बार बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा जाता है कि हमने ये बनाया है, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता बेच रहे हैं। निजीकरण की बात करेंगे, और या जो बड़ी संसाधन है जैसा पोर्ट हो गया या एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ट्रेनें हो गए, सबको बेचने की बात आरोप लगाते। तो ऐसे कांग्रेस क्यों करती है? आरोप लगाने का कारण देखिए, बोलते हैं कि साच को आँच नहीं और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम वाकई अपने हृदय पर हाथ रख के बात करेंगे तो आजादी के बाद से, चाहे वो डैम बनाने की बात हो, एम्स बनाने की बात हो, IIT बनाने की बात हो, IIM बनाने की बात हो, इसरो बनाने की बात हो, या एक अस्पताल, एक नगर पंचायत के अंदर अस्पताल बनाने की बात हो, चाहे संविधान बनाने के बाद संविधान के अनुसार देश चलाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने पूरे ईमानदारी के साथ, मैं उसको 100 में से 90 नंबर देना पसंद करूंगा कि उन्होंने किया। अब जो भी सरकारें आई, 70 साल में 6 एम्स बने पूरे भारतवर्ष में। क्या हो गया? 70 साल में पूरे 6 एम्स बने, और इस 10 साल के अंदर में 16 नए एम्स बने हैं। मैं एम्स में आऊंगा, आपसे पूछूंगा जी, आप कंट्री। तो इस परिस्थिति में जो इनका कहना है कि एम्स बने, तो शायद मैं हो सकता है कि इनकी बात से भी सहमत हो जाऊं कि हो सकता है उसके बाद भी बने हो, लेकिन मैं रायपुर का ही उदाहरण दूंगा कि उसका उद्घाटन और उसका भूमि पूजन आदरणीय मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद जब चालू हुआ तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका फीता काटा। वैसे फीता काटने में कोई उनका शानी नहीं है, वो हर जगह का फीता काटते हैं, लेकिन उसके बाद जैसी अंडर राहुल गांधी मत बनाइए, मनमोहन सिंह जैसे मौन नहीं है। और उसके बाद रही बात देश को बनाने की, तो मैं पहले आपके शुरुआत में मैंने कहा कि बिना नींव के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, और अगर किसी को गुमान है कि बिना नींव के इमारत खड़ा कर सकता है तो निसंदेह प्रयास कर ले, उसको समझ में आ जाएगा कि बिल्डिंग बिना नींव के नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 140 करोड़ जनता पे घमंड है, उनके बदौलत देश का विकास होगा, उसके बदौलत इस देश की सुरक्षा होगी। आप एम्स के पे कुछ कह रहे थे सिन्हा जी, आप इस 10 साल के पूरे 70 से 80 साल के आजादी के कार्यकाल में कांग्रेस के द्वारा 6 एम्स पूरे भारतवर्ष में बनाए गए थे, और इस 10 साल के अंदर में 16 नए एम्स बन के तैयार हुए हैं। अब आपको मैं एम्स की ओर ले जाता हूँ, क्योंकि आपने बताया कि मोदी जी ने इतने एम्स बनाए हैं। आज जितने भी एम्स खुले वहां पर ना डॉक्टर्स है, ना वहां कर्मचारियों की संख्या है। आज भी फिर आपका मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं, कभी आप अपने पूरे टीम के साथ में जाइए छत्तीसगढ़, रायपुर में एम्स है हमारा, जो एम्स बने ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, वो नहीं आप टोटल पूरे भारतवर्ष के अंदर में की बात कर रहा हूं। आप शायद एम्स से मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के एम्स में और पूरे जगह एम्स में मैं तो देख रहा हूं गरीबों के भगवान है वहां पे जाके देखिए गरीबों का इलाज कैसे होता है। अंदर जितने नए एम्स बने हैं, नए बिल्डिंग बने हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, न कर्मचारी है। आप चूंकि हमारे जो वरिष्ठ साथी है उन्होंने कवरेज किया है, इसलिए ये बात मैं के चोट पे कह रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कभी आप किसी की बातों पे ना जाए, आप जाकर के एम्स को देखिए। आपको आपके नॉलेज में मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाइए, चाहे आप देवघर में भी, अभी झारखंड में भी एम्स तैयार हो गए जी। लगातार पोर्ट खरीद रहे, एयरपोर्ट खरीद रहे, ट्रेन खरीद रहे हैं, तो एक व्यक्ति को ये सब देने का औचित्य क्या बात? देखिए, खरीदने वाली बात कहां से आ जा रही है? कौन खरीद रहा है? भारत सरकार को कोई खरीद सकता है क्या? ये लोगों के द्वारा बनाया गया एक पोपोडंडा है। असल में सरकार ही वो लोग हैं, अडानी अंबानी सरकार है, नहीं कर सकते किसी भी सरकार का। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ सुबोध जी, आप अपने घर में किसी भी काम को आप करेंगे तो आपके काम को लगेगा, लेकिन वहां अगर कोई काम एजेंसी को देंगे तो काम उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा, आपका खर्चा बचेगा, काम भी अच्छे से होगा। और निश्चित मैं बोल रहा हूं ना, फिर रिपीट कर रहा हूं, अडानी अंबानी ये सब व्यापारी लोग हैं, चाहे जो भी यहाँ पे बहुत सारे देश में इंडस्ट्री चलती है, बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है, सब भारत के साथ में की खदानों से, जैसे सेंट्रल बीएसपी का हमारे यहाँ इतना बड़ा प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। इस प्लांट के बदौलत पूरा ट्रांसपोर्ट नगर बसा हुआ, पूरी इंडस्ट्री फैक्ट्रियां बसी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्लांट बेच दिया, आज ये इंडस्ट्री चल रही ना उनके बदौलत, सबसे ये इंडस्ट्री चल रही ना उसके बदौलत। सबसे एक बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से मनरेगा का विषय था और आधार कार्ड का, आदरणीय मोदी जी ने उसका पुरजोर विरोध किया था कि मनरेगा और आधार कार्ड ये एक तरह से स्मारक होगा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन आज
आधार कार्ड हर और बार- मनरेगा, एक मिनट पूरा, अब उसके बाद आप बोला ना, आधार कार्ड के आधार पे ही आज खाते खुल रहे हैं और उसके आधार पे ही आपको 400 रुपया अगर मनरेगा को कांग्रेस पार्टी करने जा रही है तो वो मिलेंगे। और न्यू वाली बात इसलिए कही कि आधार और मनरेगा अगर हम दे रहे हैं और महतारी को भी अगर इनके वो 1000 रुपए दे रहे हैं, वो जनधन खाते में जा रहा है, अगर आधार नहीं होता तो किस आधार पे ये अकाउंट खोल लेते जनधन? तो किसी को दोष देना, लेकिन सच्चाई को, यथार्थ को स्वीकार करना, यही असली हमारे लिए एक अच्छे नागरिक की हैसियत से मैं बोलना चाहूंगा कि किसी के भी कामों को आप अनादर मत करिए। जो अच्छा है उसे अच्छा कहने का मादा भी रखिए, चाहे आपका दल हो चाहे दूसरा दल हो। आज जिस प्रकार से मनरेगा की बात कर रहे हैं, आज आप यकीन मानेंगे सतीश जी, इस भारतवर्ष में और इस छत्तीसगढ़ में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब तक लोगों का पलायन नहीं हुआ है। और मनरेगा जैसे स्तर पे डे टू डे पेमेंट देने का काम और योजनाओं के तहत में उनको पंचायती स्तर पे काम देने का काम अगर जितनी पारदर्शिता के साथ हो रही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब हो रही है। एक सिन्हा जी, एक हमेशा देखने में आता है कि जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है, उनका स्टेज में नहीं बुलाया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता, ये दिखता है। तो ऐसा क्यों केवल 2 लोगों का ही से पार्टी चल रही है, दिखता है? मोदी जी हो गए और अमित शाह हो गए, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? जी बताएं। देखिए, देश में आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों की पार्टी है ये, और हमारे बीच में देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल जी की पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी है, भारत के 140 करोड़ जनता की पार्टी है ये। और किसी भी जगह में आप देखे होंगे, किसी भी जगह में आप जब जैसे जैसे वरिष्ठता की ओर जाएंगे तो आपको युवाओं को भी पार्टी में मौका मिलेगा, वरिष्ठों को भी वरिष्ठता की जगह मिलेंगे। आज भी हमारे जाके देखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी आज भी हमारे सांसद हैं, आज उनको भारत रत्न मिला है। आज पूरे देश के अंदर में हमारे जितना भी संगठन है, जोशी कहाँ है? मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? आप सबको मालूम है मुरली मनोहर जोशी को जो सम्मान है, जो ये है आज भी हमारे लिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ नहीं, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य को हर जगह में अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है। गडकरी जी को कार्य समिति से बाहर कर दिया गया है। गडकरी जी इस देश के आइकॉन हैं, गडकरी जी इस देश के आइकॉन हैं, और गडकरी जी को पार्टी से अलग करने वाली जो बातें हैं वो बिल्कुल गलत है। बहुत सारी कोर समितियां होती है, जिस कोर समिति को उजागर नहीं किया जाता है। पार्टी की अपनी अंदर की कोर समिति होती है जो अंदर से काम करती है कि केवल अभी टिकट वितरण की बात हो या सीएम के कैंडिडेट के नाम की घोषणा की बात हो तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी करते हैं फाइनल। देखिए मैं आपको देखिए गए बात जो है, ये पार्टी के शीर्ष नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। आज ये क्यों नहीं बोल रहे कि एक पंच सांसद का चुनाव लड़ रहा है, एक पंच को सांसद का चुनाव और एक पार्षद को विधायक का चुनाव लड़ाने की अगर कोई पार्टी अगर है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है, चौथे पंक्ति का व्यक्ति आकर के शपथ लेता है कि मैं मुख्यमंत्री, तो ये अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, एक कर सकती है। अगर कांग्रेस करती तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा जी, अभी 2 और नए गांधी पैदा हो गए हैं जो घूम रहे हैं। ये गांधी का परिवार है, ये देश की जनता का परिवार नहीं है, ये गांधी का परिवार काम कर रहा है इस पूरे भारत में। कोई कांग्रेस नहीं है यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा के और नरेंद्र मोदी जी का कोई परिवार नहीं है यहाँ पे। परिवार यहाँ सिर्फ एक को पूजा जाता है, गांधी परिवार को पूजा जाता है, उसके अलावा किसी पार्टी नहीं है। नहीं तो सम्मानीय सिसोदिया जी इतने मजबूत आदमी, सम्मानीय सिसोदिया जी इतने मजबूत आदमी इस देश इस जिले के अंदर में कितने दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जितना सब सिसोदिया जी के साथ, सिसोदिया जी को कहां से कहां होना चाहिए था, पार्टी के लिए तन मन धन हमेशा समर्पित किए, लेकिन इनका उपवास हुआ ना, क्यों? क्योंकि आज भी गांधी परिवार इस कांग्रेस को पूजा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैं मोदी जी के ऊपर बोलना चाह रहा था कि मोदी जी जिस तरह से आज उनके जो कार्यशैली है या उनके आसपास के लोगों की जिस तरह से नफरत और धर्म को लेकर जिस तरह से समाज को विघटित करने का जो एक चलन चला हुआ है, उसी की परिपाटी हमारे छत्तीसगढ़ में भी लोग बोलते हैं सर काट दो। खुद नहीं काटेंगे लेकिन दूसरों को बोल रहे हैं कि भाई अगर दूसरे धर्म का आदमी है तो उसका सर काट दो। और इस तरह की अगर गंदी चीजों को अगर ला रहे हैं तो संविधान से आप अपने आप को ऊपर मान रहे हैं। और दूसरा, 10 साल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने इतना जबरदस्त विकास किया है कि 140 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल लायक बना दिया है। इतना ही कर सकते। मुझे अच्छे से मालूम है
जिनकी बात कर रहे हैं धर्म की, मैं आप पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस धर्म का उपवास कर रही, बताइए। भारत में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के 140 करोड़ जनता की सोच रहे, आप किस धर्म के पक्ष में बोलना चाह रहे हो? सभी धर्म, आप बताइए किस धर्म की बात कर रही हैं? आप किस धर्म का, नहीं आप किस धर्म की, हमने किस धर्म को बांटा? आप धर्म का नाम बांट दो, आप धर्म का नाम बता दीजिए। मैं आपके चैनल के मार्फत से पूछना चाहता हूं आदरणीय सिसोदिया जी के, हमने किस धर्म को, हमने किस धर्म को बांटा? आप धर्म बताइए, किस धर्म का हमने किस धर्म का, भारतीय जनता पार्टी ने किस धर्म का उपवास किया, ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, कौन सा धर्म को हमने किया, बता दीजिए। धर्म का नाम बताइए, सभी धर्मों आप नाम बताइए, कौन सा धर्म? सबसे पहले हिंदू धर्म, नहीं मैं आपको बोल रहे हैं, आप सबसे गलत बोल रहे हैं आप सनातन धर्म, सनातन धर्मी है। ये 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़। आप बताइए कौन सा धर्म की बात करते हैं? सनातन धर्म के विरोधी है तो राम मंदिर इन्होंने क्यों बनवाया? इन्होंने नहीं बनाया, कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं है, भारत सरकार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं है, सरकार नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये भी नहीं कहे होंगे, मुझे लगता है कि अयोध्या मंदिर जो कि भाजपा ने बनाया है, मंदिर तुम जाने का, भूपेश बघेल के इनके नेता, में राम है, खड़गे साहब के घर में राम है, जिसके मन में राम है, जिसके सोनिया जी के मंदिर जाके आप दिखावा राम है, वो समझ में आता है कि भाई राम आपके मन में, आपके मन में राम नहीं है, राम विरोधी है। आपके धर्म में आप राम विरोधी है, आप लोग राम का, आप राम विरोधी है, आप सनातन, आपकी पार्टी राम विरोधी है, सनातन विरोधी, आप सनातन की पार्टी और इस देश की 140 करोड़ की जनता की पार्टी, 140 करोड़ जनता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। विरोधी को कि सनातन कभी, आप राम विरोधी है, आपकी पार्टी का राम विरोधी है। सिसोदिया जी और सिन्हा जी, चूंकि वक्त हो चला है हमारे इस कार्यक्रम को खत्म करने का, और आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हमारा ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, पूरे चुनाव भर ये कार्यक्रम हमारा होता रहेगा, और गेस्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गेस्ट आते रहेंगे। तो ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।